अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर। फिलहाल अभी चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हुई है, आचार संहिता नहीं लागू हुई है, फिर भी रणभेरी बज चुकी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं। एक के बाद एक रैली, उद्घाटन और पदयात्रा, विजय यात्रा, इसका एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा है। तो साथियों, अभी के हालात देखते हुए उत्तर प्रदेश में क्या हालात बनेंगे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। जहां तक एक बात और बता दें आपको, उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है, जहां से 80 सीटें आती हैं और इन 80 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर काबिज है। तभी उसकी केंद्र में एक मजबूत सरकार बन पाई है और वो अपनी मर्जी के अनुसार शासन कर रही है। उन्हीं 303 सांसदों के बूते। तो खैर, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसकी नीतियां क्या हैं, उस पे जाने के बजाय हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। साथियों, उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी के हालात को देखते हुए 3 नाम सामने आते हैं। आपको पता है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती। कुछ लोग प्रियंका गांधी का भी नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन वो दूर की कौड़ी है। अभी बहुत देर कर दिया उन्होंने अपने चुनावी स्टंट को शुरू करने में, इसलिए कुछ वोट तो मिलेगा। पहले से तो बहुत ज्यादा वोट मिलेगा। पहले तो 6% वोट था, अब उनका वोट प्रतिशत बढ़ करके 12%, 15%, मैक्सिमम 20% तक जा सकता है। तो साथियों, कुछ लोग प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो मुख्य दावेदार हैं वो 3 हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और मायावती। लेकिन मायावती की पार्टी की तरफ से कोई भी खास प्रचार, पदयात्रा, रैलियां और जनता से जोड़ने का, जमीनी मुद्दे उठाने का कोई मादा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए पर्यवेक्षक मान रहे हैं, समीक्षक मान रहे हैं, पत्रकार मान रहे हैं कि मुख्य लड़ाई 2 पार्टियों में है और वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो साथियों, आइए देखते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस पर निष्पक्ष विवेचना की जाए और लोगों को पता चले कि अभी के हालात कैसे हैं और बाद में परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऐसा चुनाव में होता है, कभी कभी देखा जाता है कि चुनाव नजदीक आने पर समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन अभी के जो समीकरण हैं, अभी के जो हालात हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो साथियों, पहले हम योगी आदित्यनाथ की संभावनाओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद लगभग 30-31 साल हो गए, किसी एक पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई। कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी
और कभी मायावती का राज रहा है। मायावती वैसे 4-5 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन उनका 2007 से 2012 का ही कार्यकाल पूरा हुआ है। बाकी कार्यकाल तो आधे अधूरे रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकारें बनाया करती थी। फिलहाल पिछले 30 साल से जो देखने में आया है, उससे यही लगता है कि वर्तमान सरकार के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। इसलिए योगी सरकार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 5 साल की विकास योजनाओं को योगी आदित्यनाथ बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि राज्य का विकास हुआ है। अलबत्ते उनके विपक्ष में उनके मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उन्हें ठोक दो की राजनीति के जरिए जनता में ले जा रही है और ठोक देने की बात को दम से उठा रही है, पूरी ताकत से उठा रही है। विकास योजनाओं का कोई हिसाब मुख्यमंत्री योगी के पास नहीं है, और है भी तो झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, जिसमें अधिकांश आंकड़े झूठे थे और उसकी राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। विकास योजनाओं का न तो हिसाब है, न तो आगे विकास करने या विकास से संबंधी किसी रणनीति का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करा पा रही है अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हर राज्यों में होती है, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर कोई भी सरकारें खरी उतर नहीं पाती। जनता जो वोट देती है, वोट देने के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें पाल लेती है कि फला सरकार, पिछली सरकार नहीं पूरा कर सकी, हमारी बातों को नहीं मानी जा सकी, लेकिन नई सरकार जो बन रही है ये हमारी बातों को मानेगी और विकास कार्यों को अंजाम देगी और फिर से यही सत्ता में आएगी। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री योगी के बारे में देश प्रदेश की जनता बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये सब बातें ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने को आती है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है कि वहां के लोग अपशब्दों से योगी सरकार को या योगी को नवाजते हैं। गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, बेरोजगारी की तो है ही है, कोरोना की समस्या तो है ही है, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं से बहुत बड़ा नुकसान किसानों को होता है और वे रात रात भर लाठी लेकर के अपने खेतों की रखवाली करते हैं। उसके बावजूद आवारा पशु नुकसान पहुंचाते हैं और इस वजह से किसान बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत आक्रोशित हैं। ओबीसी जनगणना से इनकार करना प्रधानमंत्री मोदी का भारी पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। न सरकार बनेगी और न योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि एक मुश्त पिछड़ों का वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। समाजवादी पार्टी जनगणना तो नहीं करा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का कहना है कि हम ओबीसी जनगणना के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे और इसी सत्र में, मतलब कि 2021 के जनगणना में ही ओबीसी जनगणना को शामिल कराएंगे। इससे ओबीसी समाज का, पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट, एक मुश्त वोट
समाजवादी पार्टी को जाने की उम्मीद है और इनको जो पिछले वोट ओबीसी के मिले थे उसके आधे भी नहीं मिल पाएंगे, चौथाई भी नहीं मिल पाएंगे। वर्ण व्यवस्था पर आधारित यह पार्टी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, हरिजनों के साथ जो अत्याचार करती है, जो छुआछूत की भावना पालती है, वो जग जाहिर है। 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास को छोड़ करके गए थे, उसके बाद जब योगी उस मकान में, उस घर में, उस महल में, उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो उसे गंगा जल से धुलवाते हैं और यज्ञ हवन कराते हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति इतना भेदभाव करते हैं कि एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठाते हैं और खुद कुर्सी पर बैठते हैं, और वो भी सभा में, रैली में, जनसभाओं में। ऐसा कई बार देखा गया है कि दाहिनी तरफ पंडित दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं, बाईं तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और उनके बीच में स्टूल पर बैठे हैं केशव मौर्य। केशव मौर्य के स्वाभिमान पर कैसे आंच नहीं आती और आई, हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्ता के कितने भूखे हैं कि अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके उनके सामने स्टूल पर बैठ रहे हैं। गनीमत की उन्हें जमीन पर नहीं बैठाया गया। अगर जमीन पर बैठाया जाता तो जमीन पर भी बैठने को तैयार हो जाते, क्योंकि सत्ता ऐसी चीज है, कुर्सी ऐसी चीज है कि जिसका मोह त्याग पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर केशव प्रसाद मौर्य की जगह रामचंद्र मौर्य होते तो स्टूल को लात मारते और तुरंत आला कमान को फोड़ मिला करके और सारी गतिविधियां दिखाई, और उसके बाद अगर आला कमान मुंह मोड़ लेता तो पार्टी से बाहर आ जाते। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कि आरएसएस की ही पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके हर जुल्म को, हर अत्याचार को सहते रहे। सिर्फ स्टूल की ही बात नहीं, बहुत से अत्याचार, बहुत से जुल्म को सहते रहे, इस उम्मीद में कि अगली बार उनका मुख्यमंत्री बनने का नंबर आएगा। लेकिन उनके इस उम्मीद पर भी अमित शाह ने पानी फेर दिया और योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा कर दिया। ओबीसी, एससी, एसटी को शूद्र समझना और उनसे वोट भी हासिल करना, ये दोहरा चरित्र है, और इस दोहरे चरित्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। फ्लाईओवर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जेवर एयरपोर्ट नोएडा का, ये सब हवाई बातें जनता को सूट नहीं कर रही हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि महंगाई से, कोरोना से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये सारी नौटंकी की जा रही है, और मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी की तरह ये भी एक दिन हवाई साबित होगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस तो जो बन गया है वो अखिलेश की मेहरबानी से बना है, और जेवर एयरपोर्ट तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बुलेट ट्रेन की तरह और स्मार्ट सिटी का के जैसा इसका भी हाल हो। लेकिन अभी से गोदी मीडिया इसको विश्व का चौथा और एशिया का पहला एयरपोर्ट कह करके डंका पीटना शुरू कर दिया। तीसरी बात, एक बात और कि अखिलेश यादव की सभाओं में, पदयात्राओं में भीड़ प्रायोजित नहीं की जाती, उसे बस से बुलाया नहीं जाता है, अपने से आती है, स्वतः स्फूर्त होती है। लेकिन अमित शाह, नड्डा, योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा की जाती है, और भीड़ इकट्ठा करने के लिए शासन को आदेश दिया जाता है, डीएम को बोला जाता है,
और डीएम विभिन्न विभागों से संपर्क करके पैसे की व्यवस्था करता है, बस की व्यवस्था करता है और भीड़ इकट्ठी करता है। इसके बावजूद कानपुर में नड्डा की सभा में, जनसभा में कुर्सियां खाली रह गई। जितनी कुर्सियां आई थी, पंडाल तो भरने की बात दूर, पंडाल के बाहर जाने की बात दूर, कुर्सियां भी नहीं भर पाई थी प्रायोजित भीड़ जुटाने के बावजूद। किसान आंदोलन भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा योगी जी को। किसान आंदोलन के बारे में जो इनकी उम्मीद थी कि 3 कृषि कानून वापस ले लेंगे और ये वापस चले जाएंगे, उस उम्मीद पर किसान आंदोलन ने पानी फेर दिया है और अब एक नहीं 6 मांगों के साथ मैदान में उतरा है और उन मांगों को मानना सरकार की मजबूरी हो जाएगी। और उसके बावजूद भी किसान वोट देने के पक्ष में नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव के तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं अभी के हालात को देखते हुए। ओबीसी एससी एसटी के कद्दावर नेताओं को अपनी तरफ, छोटी छोटी पार्टियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं, उनसे गठबंधन कर रहे हैं और उन्हें सीटें कुछ दे करके अपने फेवर में कर रहे हैं, अपने पक्ष में कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्राह्मण वोटों के लिए भी उनका प्रयास चल रहा है और मायावती से ज्यादा प्रखर और तल्लीनता से ब्राह्मण वोटों को पटाया जा रहा है। वैसे ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और मायावती को सभी ब्राह्मण एक मुश्त वोट दे नहीं सकते हैं। इसलिए मजबूरी है ब्राह्मणों की इस अखिलेश को वोट देने के लिए। आप अयोध्या चले जाइए, वहां के सारे संत, पंडे, पुरोहित जितने भी हैं, छोटे से लेकर के बड़े, सब योगी आदित्यनाथ को अपशब्द बोल रहे हैं और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ओबीसी जनगणना के लिए अगर अखिलेश यादव गंभीर होंगे तो निश्चित रूप से ओबीसी का एक मुश्त वोट इन्हें मिलने वाला है, पिछड़ों, अति पिछड़ों का, क्योंकि जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में राजनीति होती है और ये वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था। जितना प्रभावी ढंग से अखिलेश यादव विजय यात्राएं कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रैलियां ही नहीं जातिवार रैलियां कर रहे हैं, इसका फायदा इन्हें मिलने वाला है और मिलेगा। महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी को मजबूती से उठा रहे हैं और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए खासकर ग्रामीण वोटरों का, मतदाताओं का को समझा रहे हैं और महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति पाने के फार्मूले बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कैसे महंगाई को दूर करेंगे और कैसे रोजगार देंगे और कैसे हेल्थ सेक्टर को दुरुस्त करेंगे। हेल्थ सेक्टर यानी इतनी मौतें हुई और अस्पतालों का कोई प्रबंध ही नहीं, वेंटिलेटर का प्रबंध ही नहीं, आईसीयू का प्रबंध ही नहीं। अलबत्ते जो वेंटिलेटर और जो उपकरण खरीदे गए उसमें घपला और भ्रष्टाचार हुआ और वो बड़े लेवल पर हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जातीय समीकरण को बनाने के लिए अखिलेश यादव ने एक नहीं, दो नहीं, 6 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा किया। लगभग 3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि हम 6 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसमें जातीय समीकरण बैठाया जाएगा। 2 ओबीसी के रहेंगे, 1 उच्च वर्ग का रहेगा, 2 दलित के रहेंगे। इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे
जिसमें सबको खुशी होगी, सभी खुश होंगे, सभी जातियों के लोग खुश होंगे। इस तरह से पंचायत चुनाव के आंकड़े भी अखिलेश यादव के पक्ष में हैं। पंचायत चुनाव में इनकी भारी जीत हुई थी, निर्दलीय की जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। जमीनी मुद्दों को उठाने के साथ साथ अखिलेश यादव हर समुदाय के लोगों को, हर जाति के लोगों को, खास करके मुसलमानों को, उनके साथ जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, लिंचिंग होती है, जय श्री राम बुलवाया जाता है, नहीं बोलते हैं तो मार डाला जाता है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और यही रोक लगाने की पहल अखिलेश यादव समाज में हर वर्ग को साध रहे हैं और हर वर्ग को पटा रहे हैं अपनी तरफ। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव और किसानों की समस्याओं का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल से समझौता करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और वो कोशिशें वो कामयाब भी हो चुकी है। जहां तक मायावती का सवाल है तो ये कांशीराम की विरासत को संभाल नहीं पाई हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मुख्यमंत्री जरूर बनी हैं और चौथी बार ही सफल मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उसके बाद से ये एक पर्दे के पीछे चली गई हैं एक तरह से। और आज ये मंच, मतलब एक राजनीतिक मंच पर जहां की उनको होना चाहिए था एक कद्दावर नेता होने के नाते, वहां पर वो नहीं आ रही हैं और ना अपना कोई दमखम दिखा रही हैं। लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं और चली जाती हैं और ट्वीट कर देती हैं, बस इतना है। ना कोई रैली है, ना कोई पदयात्रा है, ना कोई जनयात्रा है और ना जनता से जुड़ने का कोई भी माध्यम है। सिर्फ ट्वीट करने से और लिखा हुआ पढ़ने से, कागज पर लिखा जो रहता उसको पढ़ने से जनता वोट नहीं देने वाली है। वही लोग वोट देंगे जो मायावती के कट्टर समर्थक हैं, जाटव समुदाय के लोग, और उन जाटव समुदाय के अलावा भी दलित समाज का कुछ वोट और भी मिल सकता है। और कुल मिलाकर के इनका जो 15 से 20% तक वोट का आंकड़ा था वो 10% पर या 10 से नीचे सिमटने वाला है और इसका सारा फायदा ओबीसी अखिलेश यादव को और कांग्रेस को मिलने वाला है। तो साथियों, ये रहा हमारा विश्लेषण। अभी के हिसाब से ये है, आगे क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, वो देखा जाएगा। हमारे चैनल को